नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। कासगंज पुलिस हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने मार गिराया है। एनकाउंटर के दौरान मुख्य आरोपी मारा गया है। आपको बता दें कि उस पर 1 लाख का इनाम घोषित था। मोती और उसके सहयोगियों ने मिलकर एक सिपाही देवेंद्र और दारोगा पर हमला किया था, जिसमें सिपाही देवेंद्र की मौत हो गई थी। उस वारदात के अगले ही दिन एनकाउंटर में मोती का सगा भाई भी मारा गया था। तो आपको हम बता दें कि मोती, जो कि कासगंज मामले में मुख्य आरोपी था, उसे पुलिस ने मार गिराया है। तो बड़ी खबर सामने आई है इस वक्त की, आपको हम बता दें। कासगंज पुलिस हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने मार गिराया है। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, लंबे समय से तलाश और आखिरकार मोती को पकड़ा नहीं जा सका, उसे एनकाउंटर में बताया जा रहा है मार गिराया गया, और क्या खबर? बिल्कुल श्वेता, ये एनकाउंटर सुबह 2:30-3 बजे के बीच हुई है और ये कासगंज का मुख्य आरोपी था, फरार था। 9 मार्च की घटना के बाद से इसकी तलाश पुलिस को थी और आज पुलिस की एक पूरी टीम ने उसे घेरा था और सिद्धपुरा क्षेत्र का जो करतला रोड है, काली नदी के पास, ये सुबह सुबह एनकाउंटर हुआ है। सुबह 2:30 से 3 बजे के बीच की बात है। याद होगा आपको कि कासगंज में जो 2 पुलिस वाले गए थे छापेमारी करने, उन पर हमला हुआ था जानलेवा और एक आरक्षी की मौत हुई थी और एक अभी भी जो दारोगा हैं अशोक सिंह, वो घायल हैं। इसी मामले में इसकी तलाश थी। पहले 50,000 का इनाम रखा गया था, फिर 1 लाख का इनाम इस पर बढ़ाया गया और आज पुलिस ने उसे मार गिराया है। तो याद करिए कि जिस तरीके से कानपुर में बिकरू कांड हुआ था और उसमें जिस तरीके से विकास दुबे की मौत हुई थी, यानी कि पुलिस वाले इस वक्त उस मोड में हैं कि अगर पुलिस पर हमला होता है तो उसका जवाब कुछ एनकाउंटर से ही दे रहे हैं। और इस मामले में ये दूसरा मामला है जब इसकी एनकाउंटर में मौत हुई है। बिल्कुल। साथ ही अभिषेक, ये भी जानना चाहेंगे कि जहां पर मोती का एनकाउंटर हुआ तो क्या उसके साथ और भी लोग वहां पर थे? वो मतलब किस तरह से वो इस कासगंज मामले के बाद किस तरह से वो भाग रहा था, कहां वो छिपा और क्या उसने भागने की कोशिश की और उसके दौरान एनकाउंटर में इस तरह से उसकी मौत हो गई है? क्या डिटेल? देखिए, ये कासगंज का ही सिद्धपुरा इलाके का करतला रोड की काली नदी का इलाका है और आधी रात का वक्त है या अहले सुबह कहिए, तकरीबन 2:30 बजे की बात है। 2:30 से 3 बजे का ये मामला है जब इसे पुलिस पार्टी ने चारों तरफ से घेरा है और इसके पास से पुलिस को एक रिवॉल्वर, तमंचा और कई तकरीबन 4 राउंड गोलियां इसके पास से बरामद हुई हैं। दरअसल ये पुलिस के निशाने पर पहले से था। इसके सगे भाई को कासगंज कांड के अगले दिन ही पुलिस ने मार गिराया था और आज पूरी डिटेल अभी पुलिस सामने लाएगी कि आखिर किस तरीके से एनकाउंटर हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप लगातार इतिहास देखेंगी तो अगर पुलिस पर हमला होता है और पुलिस पर अगर बदमाश पुलिस को निशाना बनाते हैं तो एनकाउंटर में पुलिस भी उन्हें नहीं छोड़ रही। ये एक ट्रेंड भी दिखाई दे रहा है। लेकिन किस तरीके से ये पूरा का पूरा एनकाउंटर हुआ है, कुछ देर बाद पुलिस बाकायदा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए। और बीजेपी की महिला युवा नेता पामेला गोस्वामी की गिरफ्तारी से बंगाल की सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि कोकीन केस में पामेला को 25 फरवरी तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। इस बीच बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार पर हमला बोला है। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी के सुर में सुर मिलाया है। पामेला गोस्वामी चीख चीख कर कह रही हैं, सरेआम कह रही हैं, बता रही हैं कि ड्रग्स केस में उसे किसने फंसाया। हालांकि उसे कोर्ट से राहत नहीं मिली। 25 फरवरी तक उसे पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। लेकिन बीजेपी के युवा महिला नेता पामेला का ये बयान पार्टी के लिए गले की हड्डी बन गई है। जरा इस बयान को फिर से सुनिए।
बंगाल में चुनाव प्रचार अब धुआंधार हो रहा है। बीजेपी के आक्रामक प्रचार के सामने जब ममता बनर्जी के तरकश के तीर खाली होने लगे, उसी वक्त बीजेपी के नेता की कोकीन केस में गिरफ्तारी ने मामले में नया मोड़ ला दिया है। बताया जा रहा है कि पामेला जिस राकेश सिंह का नाम ले रही है, उसके रिश्ते बंगाल में बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय से है। लेकिन जब पीएम की 22 फरवरी की हुगली रैली की तैयारियों का जायजा लेने विजयवर्गीय पहुंचे तो उन्होंने पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया। विजयवर्गीय ने टीएमसी सरकार पर अपने समर्थकों और नेताओं को फंसाने का आरोप मढ़ दिया। जो भी गलत है कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, यदि सही है तो हमें कानून पर विश्वास है कि वो न्यायपालिका उसको बरी करेगी, क्योंकि हमारे लगभग 1,500 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं के ऊपर एनडीपीएस लगी हुई है और इसलिए हम इसके ऊपर अभी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हमें न्यायपालिका पर विश्वास है। हैरान करने वाली बात यह है कि बंगाल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी ममता सरकार पर यही आरोप लगा रहे हैं। वैसे तो कांग्रेस और बीजेपी में 36 का आंकड़ा है, लेकिन जब बात टीएमसी को घेरने की है तो अधीर रंजन चौधरी भी कह रहे हैं ममता सरकार विरोधियों को फर्जी ड्रग केस में फंसा रही है। बंगाल में विपक्ष दलों के ऊपर बहुत किस्म के साजिश यहाँ होते हैं। कांग्रेस के हजारों तादाद के लोगों के खिलाफ ये फर्जी एनडीपीएस केस लगा के, हीरोइन कोकेन का केस लगा के जेल में बंदी करके रख रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच से साफ हो सकेगा, लेकिन पामेला ने जिस बीजेपी नेता राकेश सिंह पर आरोप लगाया वो किसी भी जांच के लिए खुद को तैयार बता रहे हैं। देखिए, आरोप लगाना बहुत सहज होता है, लेकिन आरोप प्रमाण करना बहुत मुश्किल है। तो ये क्यों लगाया है हमसे बेहतर वो बताएंगी। मेरा सफाई में इतना ही कहना है कि ये निराधार आरोप है और एक बदनाम करने का साजिश है। और टीएमसी, अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और कलकत्ता पुलिस कहीं इस चीज़ को बहुत बड़ा बना के और आप इसको इंक्वायरी के नाम पर इतना गंदा राजनीति करिएगा, तो इस राजनीति का मुकाबला के लिए हम तैयार हैं। कोलकाता के अलीपुर के एक कैफे से पामेला और उसके एक साथी को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। मामला बीजेपी की युवा नेता से जुड़ा था, लिहाजा मामला देखते देखते आग की तरह फैल गया। चुनावी माहौल ने भी आग में घी का काम किया है। अब तक बंगाल चुनाव में जय श्री राम, मां दुर्गा, सरस्वती पूजा, महापुरुषों से लेकर मां माटी मानुष, कटमनी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे ही उछाले जा रहे थे, लेकिन इसमें ड्रग्स का एक और मुद्दा जुड़ गया है। अब ऐसे में देखना होगा कि कौन से मुद्दे बंगाल चुनाव में टर्निंग पॉइंट साबित होते हैं। पौलमी साहा के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। और अब बात किसान आंदोलन की, जिसका कैलेंडर खत्म ही नहीं हो रहा है। पीएम मोदी अलग अलग मंचों से किसानों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस बीच रास्ते में ही सिग्नल काटने में लग गई है। किसानों के गुस्से की आग को भुनाने के लिए प्रियंका गांधी मुजफ्फरनगर की महापंचायत में पहुंची तो पीएम मोदी पर करारा वार किया। किसान 87वें दिन भी सड़क पर है और पीएम मोदी लगातार अन्नदाताओं को मनाने में लगे हुए हैं। उनके सुनहरे भविष्य की बात अलग अलग मंचों पर उठा रहे हैं। बता रहे हैं कि नया कृषि कानून कितना क्रांतिकारी है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 6ठी बैठक में भी पीएम मोदी ने नए कृषि कानून के फायदे गिनाए। हमारे किसानों को जरूरी आर्थिक संसाधन मिले, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, आधुनिक टेक्नोलॉजी मिले, इसके लिए रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भी गांव, गरीब, किसान का मुद्दा छाया रहा। गवर्निंग काउंसिल की 6ठी बैठक में पीएम मोदी ने 6 बड़ी बातें कही। कृषि क्षेत्र में भंडारण और प्रसंस्करण पर ध्यान देना जरूरी। कृषि से लेकर पशुपालन, मत्स्य पालन तक एक संपूर्ण कदम उठाया जाए। कोरोना संकट के दौर में भी देश के कृषि निर्यात में काफी बढ़ोतरी हुई। बजट पर प्रतिक्रिया मूड ऑफ द नेशन को बताती है।
अगर 65 से 70 हजार करोड़ का खाद्य तेल आयात रुके तो किसानों के खाते में जा सकता है पैसा। किसानों को थोड़ा गाइड करने की जरूरत है। पीएम मोदी उपाय बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष को उनका सुझाव रास नहीं आ रहा। कांग्रेस लगातार हमलावर है। किसानों की पंचायत में अन्नदाताओं के गुस्से को हवा देने का मौका कांग्रेस गंवा नहीं रही। प्रियंका गांधी भी जब मुजफ्फरनगर में किसानों की पंचायत में पहुंची तो पीएम पर जबरदस्त हमला बोल दिया। जो किसान अपने बेटे को देश की सीमा पर देश की रखवाली करने के लिए भेजता है, उस किसान को अपमानित किया गया, उसे जलील किया, उसे देशद्रोही कहा, आतंकवादी कहा। प्रधानमंत्री जी ने पूरे संसद के सामने उसका मजाक उड़ाया, उसे परिजीवी कहा, आंदोलन जीवी कहा। प्रियंका गांधी के सख्त अल्फाज से पहले पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक से किनारा करके संदेश देने की कोशिश की। उधर ममता बनर्जी भी इस बैठक से नादारद रही। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर समेत कई राज्यों के सीएम ने नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लिया। जिस कृषि कानून को कांग्रेस कभी वकालत किया करती थी, उस पर यू टर्न ले लिया। किसानों के गुस्से को देखते हुए कांग्रेस अब बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहती है। राजस्थान में इसके खिलाफ सचिन पायलट ने शुक्रवार को विशाल किसान पंचायत को संबोधित किया और दिल्ली को सिग्नल भेजा कि अगर कृषि कानून वापस नहीं लिया गया तो बड़ा आंदोलन होगा। राजस्थान की मिट्टी से बेवाद उठनी चाहिए। जल्दबाजी में जबरदस्ती जो कानून बनाएगी, उससे पूरे देश की जनता ने विरोध करके केंद्र की सरकार के घुटने टेकने होंगे। राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में है, लेकिन यूपी की सियासी राहें कांग्रेस के लिए मुश्किल भरी है। यही वजह है कि यूपी के 27 जिलों में कांग्रेस जय जवान जय किसान अभियान चला रही है। प्रियंका सहारनपुर और बिजनौर में महापंचायत में हिस्सा ले चुकी है। माना जा रहा है कि सारी कसरत अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर कांग्रेस कर रही है। जयपुर से शरद कुमार, मुजफ्फरनगर से आनंद पटेल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।